हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न रियल्टी, आपका अल्टीमेट गाइड इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को मास्टर करने के लिए। चाहे आप एक ब्रोकर, चैनल पार्टनर, कंसल्टेंट या फ्रीलांसर हो, ये वीडियो आपको इंडियन रियल एस्टेट के बेसिक समझाने वाली है, तो बने रहिए। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था और आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रियल एस्टेट ट्रेनिंग बेसिक्स कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे की जो बेसिक्स की बात की ट्रेनिंग है वो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो ये बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी जिसमें आपका सारा बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो बेसिक्स में हम पहले बात करेंगे रियल एस्टेट क्या होता है। सो रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन, बिल्डिंग। इसको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने भी जनरली अपने आसपास इन्हीं 4 कैटेगरीज के रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ को देखा होगा। पहला आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनमें लोग रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट फ्लैट्स हो गए, विलाज हो गए, प्लॉट्स हो गए, इंडिपेंडेंट हाउसेज हो गए। फिर आता है दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस स्पेसेस हो गए, मॉल आपने देखा होगा, रिटेल स्टोर्स होते हैं, कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं, राइट। फिर आता है थर्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक्स पार्क्स होते हैं, जो जहाँ पे पोर्ट्स पे होते हैं या एयरपोर्ट्स पे होते हैं लॉजिस्टिक पार्क, जहाँ से गुड्स आते हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? फार्म लैंड होते हैं। आपने बहुत सारे फार्म हाउसेस की वीडियोस देखी होंगी या फिर कभी ना कभी किसी मूवी में, शोज़ में देखा होगा, या अगर आप रियल एस्टेट में वर्किंग है तो आपने ये सुना भी होगा फार्म लैंड क्या होता है। उस पे लोग फार्म हाउसेस बनाते हैं और एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल के लिए अपने वहाँ पे वीकेंड्स पे जाते आते रहते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशंस लैंड, और फिर आता है रूरल लैंड। ये था हमारा रियल एस्टेट क्या होता है और उसमें किस किस कैटेगरी में हम प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा रियल एस्टेट मार्केट के की प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं। लाइक रियल एस्टेट में किसका किसका क्या रोल होता है। सो इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी की प्लेयर्स ड्राइव करते हैं, जैसे डेवलपर्स और बिल्डर्स। डेवलपर्स और बिल्डर्स वो होते हैं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और बेचते हैं, राइट। रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर। रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर वो होते हैं जो बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं और उसमें कुछ कमीशन अर्न करते हैं। चैनल पार्टनर्स कौन होते हैं? चैनल पार्टनर होते हैं जो लार्ज स्केल पे डेवलपर की प्रॉपर्टीज़ को बेचने में मदद करते हैं डेवलपर की, और उसमें कमीशन अर्न करते हैं। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो होते हैं जो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं ताकि उन्हें बेनिफिट हो। फिर इन्वेस्टर्स में ही आता है एंड यूज़र्स जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। इंडिया में रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एक गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी है। ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी को। पहले ये इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ रेरा। तब से ये इंडस्ट्री बहुत सारे रूल्स और क्लॉज को फॉलो करती है और रेगुलेशंस को गाइड करती है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है रेरा एंड लीगल फ्रेमवर्क का समझना। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने रेरा को, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट को लॉन्च किया था ताकि बायर्स का प्रोटेक्शन हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। रेरा क्यों इम्पोर्टेंट है? बायर्स और बिल्डर्स के बीच फेयर ट्रांजैक्शन इंश्योर करता है रेरा। फ्रॉड रोकने के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन जरूरी बनाता है। टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवरी और लीगल कंप्लायंसेस को प्रमोट करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो रेरा रेगुलेशंस को समझना ज़रूरी है ताकि आपके क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे और ट्रांजैक्शन लीगली सिक्योर हो। पॉइंट नंबर 4 है रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का इनकम कैसे होता है। आप भी ये जानना चाहते होंगे, अगर आप रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहते हैं या रियल एस्टेट के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग इसमें अर्न करते हैं, तो ब्रोकर, कंसल्टेंट या फ्रीलांसर के रूप में आपकी कमाई मेनली कमीशन से होती है। यहाँ एक ब्रेकडाउन है कि क्या क्या चीज़ें आपको अर्न करने को मिलती हैं, लाइक किस रेशियो में मिलती है। अगर आप ब्रोकरेज
ऑन सेल्स देखें तो ज़्यादातर 1 to 2% प्रॉपर्टी वैल्यू का कमीशन आपको मिलता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज़ करते हैं तो लीजिंग कमीशन जो होता है रेंट वाले प्रॉपर्टीज़ पे मिलता है। ज़्यादातर 1 महीने का रेंट हो गया या 15 डेज़ का रेंट हो गया। अगर आप एज अ चैनल पार्टनर वर्क करते हैं तो वो कोई फिक्स नहीं होता, वो डेवलपर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में आप डील करते हैं उस हिसाब से डेवलपर अपना एक फिक्स्ड कमीशन रखता है और वही आपको मिलता है अगर वो डील सक्सेसफुल हो गई। इसमें सबसे अच्छा होता है कंसल्टेंसी या एडवाइजरी फ़ी। एडवाइजरी फ़ी जैसे आप कोई लीगल एडवाइस देते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, या कोई प्रॉपर्टी कंसल्ट करते हैं, या मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं प्रॉपर्टीज़ का, तो उसके लिए आपको एडवाइजरी फ़ीस मिलती है। ये डिपेंड करता है आपके सर्विसेज पे। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा और आप जितने ट्रांसपेरेंट होंगे उतनी ही आपकी सक्सेस चांसेस बढ़ती रहेंगी इस इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 5 इज़ इंडियन रियल इस्टेट मार्केट के ट्रेंड्स। इंडियन रियल इस्टेट मार्केट तेज़ी से बदल रहा है। ये कुछ की ट्रेंड्स हैं जो आपको देखने चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग का बढ़ावा, गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग भी बढ़ रही है, ऑनलाइन लिस्टिंग हो रही है, वर्चुअल टूर्स हो रहे हैं और एआई बेस्ड प्रॉपर्टी रिकमेंडेशंस हो रहे हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहे हैं आजकल। तो आप हो सकता है प्रॉपर्टी विजिट ना भी करने आ सके तो आपको वर्चुअल टूर भी करा देते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एआई के थ्रू ही सक्सेसफुली की जा सकती हैं। लाइक अगर आपकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है प्रॉपर्टी पे, फिर भी आप वर्चुअली उस प्रॉपर्टी को विज़िट कर सकते हैं और उसकी सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं। को वर्किंग एंड को लिविंग स्पेसेस, स्टार्टअप्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच डिमांड बढ़ रही है। आजकल स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ऐसे को वर्किंग स्पेसेस का होना और को लिविंग स्पेसेस का होना उन्हें बूस्ट कर रहा है और ये अफोर्डेबल भी पड़ते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि फ़ंड्स का इशू होता है या फंड्स कम होते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा कोई सोर्स चाहिए होता है जहाँ पे आप अपना ऑफिस भी रेंट आउट कर लें, राइट, और आपको बहुत ज़्यादा पे भी ना करना पड़े। तो कोवर्किंग स्पेसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप पर डे पास, वीकली पास, मंथली पास या ईयरली पास के हिसाब से काम करें। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है वो एक्सेसिबल बनाने का एक नया तरीका है। आप चाहें तो एक प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप करके प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं और इसमें वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अनलॉकेबल स्पेसेस भी होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं इसमें। अगर आप REITs में चाहते हैं मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि REITs क्या होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है जो कि समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अगर मैं शॉर्ट वीडियो में ये बता दूंगा तो ये थी एक क्विक इंट्रोडक्शन इंडियन रियल इस्टेट के बेसिक्स पर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने पहले वो प्रॉमिस किया था कि मैं बेसिक्स का पार्ट 1 लाऊंगा, बेसिक्स ऑफ रियल इस्टेट। ये पार्ट 1 है, मैं 2 और 3 भी लाऊंगा। अगर इस वीडियो को अच्छा शेयर करते हैं आप, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं अपना, तो वो बहुत ही जल्द मैं बना के आपको दूंगा। तीनों पार्ट विदिन 1 वीक मैं सेम चैनल पे डालूंगा। तो अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है नोएडा रियल इस्टेट मार्केट से लेके या इंडियन रियल इस्टेट मार्केट से लेके, कोई टॉपिक है जो चाहते हैं मैं कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी चैनल आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। मुझे पता है लिमिटेड ही डिमांड आएगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो उस पर मैं ईज़िली आपको वीडियोस दे सकता हूँ या उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में भी कहीं क्रंचेस में डाल के दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।